ही एवरीवन, दिस इज मधु। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन का पार्ट 3। प्रोनाउन का पार्ट 2 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसमें पार्ट 2 में पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक। आज हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे प्रोनाउन का, जो कि है यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो देखिए इसमें दो रूल है। पहला रूल कह रहा है कि ईदर का एंड वन और एनी का यूज़, ठीक है। सेकेंड रूल हमारा कह रहा है कि नीदर का एंड नन का यूज़, ठीक है। तो देखिए पहले हम जानेंगे ईदर का यूज़। अच्छा, ईदर को आइदर भी बोलते हैं, तो आपको जो भी सही लगे आप बोलिए। इसे आइदर भी बोलते हैं और ईदर भी बोलते हैं। चलिए, तो देखिए आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक अर्थ होता है। अगर कभी दो व्यक्तियों की बात की जा रही हो, दो व्यक्ति में से एक को चुनना है, तो आप आइदर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर कहीं भी दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है, उसमें से एक को चूज़ करना है, तो हम वन का या फिर एनी का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि 3 आपके फ्रेंड्स हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, उसमें से आपको चूज़ करना है, 3 फ्रेंड्स में से चूज़ करना है, तो आप वन या एनी का यूज़ करेंगे। और आपको 2 फ्रेंड्स से चूज़ करना है, तो आप ईदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से जान लेते हैं। हाँ, तो पहला देखिए, पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि ईदर ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स इज नॉटी। तो देखिए अब यहाँ पे रूल क्या कह रहा था कि ये दो व्यक्तियों की बात हो रही है, तो फिर हम ईदर का यूज़ करेंगे। और एग्जाम्पल में है कि ईदर ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स, उसके 3 फ्रेंड है, उसमें से क्या है, उसके 3 फ्रेंड्स है, उसमें से एक नॉटी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ईदर का यूज़ हम नहीं करेंगे। ईदर का यूज़ हम दो व्यक्तियों के लिए सिर्फ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईदर ऑफ दीज 2 पेन्स, ठीक है, इज रेड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ईदर ऑफ दीज 2 पेन्स आर इज रेड, ठीक है। यहाँ पे 2 पेन है, 2 पेन में से कोई एक क्या है, रेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईदर का यूज सही हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले में 3 फ्रेंड्स की बात हो रही थी, और तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ईदर की जगह पे वन या एनी लगाएंगे, ओके। अगला कह रहा है कि लेकिन अगर कहीं भी 2 से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वन या एनी का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं नीचे एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वन ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स इज नॉटी, ठीक है। वन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 फ्रेंड्स की बात हो रही है ना, तो जब 3 फ्रेंड्स की बात हो रही, 2 से ज़्यादा की बात हो रही, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वन या एनी का यूज़ करेंगे। और अगर कहीं भी 2 के बारे में बात हो रही हो, तो हम ईदर का यूज़ करेंगे, ठीक है। वन ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स, उसके 3 फ्रेंड्स में से क्या है, एक बहुत ही नॉटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूल तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही इजी सा रूल था। अब देखते हैं रूल नंबर 2, वो भी सेम ऐसे ही। इसमें कह रहा है कि ये नीदर है एंड ये नन है। नीदर का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे 2 में से कोई भी ना हो, ठीक है, 2 में से कोई भी नहीं। तो यहाँ वहाँ पे हम नीदर का यूज़ करेंगे जहाँ पे 2 से अधिक में से कोई भी ना हो, 2 से अधिक, 3 में से कोई नहीं, 4 में से कोई नहीं, तो वहाँ पे हम नन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कहीं भी रिप्लेस करना पड़ता, कहीं भी आपका ईदर है, ठीक है, कहीं भी ईदर है और वहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, तो आप ईदर को, अब ये नहीं करेंगे कि हम नीदर से रिप्लेस करें, तो ईदर को हम वन या एनी से ही रिप्लेस करेंगे, और नीदर को हम नन से ही रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये निगेटिव दोनों, ये दोनों निगेटिव हैं, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करते हैं, निगेटिव को निगेटिव से ही रिप्लेस करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये एरर में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि नीदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स इज एक्टिव, ठीक है। 2 गर्ल्स हैं, दोनों में से कोई भी एक्टिव नहीं है, ठीक है, सारे के सारे आलसी हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लड़कियों की बात किया जा रहा है ना। ये भी रूल भी कह रहा है कि 2 में से अगर कोई भी ना हो, तो हम क्या करेंगे, नीदर का यूज़ करेंगे, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि 2 में से अगर अधिक, 2 से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात हो रही हो, तो उसमें से अगर कोई भी ना हो, तो क्या करेंगे, हम नन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है नीदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो नीदर नहीं होगा, क्योंकि नीदर क्या कह रहा है, नीदर सिर्फ 2 की बात करता है, और यहाँ पे 4 सन्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे नन होगा। तो ये कैसे बनेगा, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ऐसे बनेगा, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। उसके 4 बेटों में से कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रोनाउन है, कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रोनाउन है यूज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, कितना अच्छा सा नाम है ना। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है, इसके जो बीच के संबंध होते हैं, पारस्परिक संबंध होते हैं, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही है, यहाँ पे 2 रूल्स यहाँ पे भी हैं, एक है ईच अदर, एक है हमारा वन अनदर, वन एनोदर, ठीक है। तो देखिए इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो पहला रूल नंबर 1 कह रहा है कि ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के लिए होता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, ओके। सिंपल सा रूल है। देखिए इसमें पहला
एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि ही वॉज सो अफ्रेड, ठीक है, दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनोदर। अब देखिए इसमें है कि वह इतना डर गया, ठीक है, पहला लाइन समझिए कि वह इतना डर गया कि दैट मतलब दैट का यूज यहाँ पे की के लिए होता है कि हिज नीज उसके घुटने नॉक्ड वन अनोदर, उसकी घुटने आपस में क्या होने लगे, नॉक करने लगे, आपस में टकराने लगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे यूज हुआ है वन अनोदर का। अब देखिए बात हो रही है घुटनों की, तो घुटने उसके पास कितने हैं, वो कोई जानवर तो है नहीं ना, ही मतलब किसी आदमी की, किसी बॉय की बात हो रही है ना, तो उसके कितने घुटने हैं, 2 घुटने हैं ना, तो 2 के लिए हम किसका यूज करते हैं, ईच अदर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वन अनोदर की जगह हम क्या लगाएंगे कि ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईच अदर लगाएंगे कि उसके वो इतना डर गया कि उसके घुटने आपस में नॉक करने लगे, आपस में टकराने लगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बीड ईच अदर गुड बाय। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि आफ्टर द फेयरवेल, विदाई का जो समारोह होता है, विदाई के समारोह के बाद द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, जो 12th क्लास के स्टूडेंट थे वो सबको गुड बाय कहने लगे। अब देखिए वो एक दूसरे को गुड बाय कहने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब ईच अदर लगा, ईच अदर तो सिर्फ 2 के लिए लगता है ना। अब क्लास है, 12th क्लास के बच्चे हैं, तो वहाँ पे क्या 2 बच्चे तो होंगे नहीं ना, वहाँ पे 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, ठीक है, टीचर्स होंगे और भी बहुत सारे लोग होंगे। तो जब 2 से अधिक की बात करी जा रही है तो यहाँ पे हम वन अनोदर लगाएंगे, यहाँ पे ईच अदर हटा देंगे, हम लोग क्या बनाएंगे कि आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बीड वन अनोदर गुड बाय। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर। अगला प्रोनाउन देखते हैं, यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दो, सच, द सेम। अच्छा देखिए एक बात देख लीजिए, यहाँ पे यहीं पे देख लीजिए कि दिस मतलब होता है यह, ठीक है, दैट मीन्स होता है वह, और दिस मतलब ये, दैट और दोज मीन्स वे। तो ये जो दिस ये दोनों है सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, ये दोनों हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, दैट भी एक चीज़ के लिए, दिस एक पास की चीज़ के लिए, जैसे कि दिस हमने यूज़ किया, दिस इज़ अ कार, ठीक है। तो अगर पास में है तो हम दिस यूज़ करेंगे, और वहीं पर अगर बहुत सारी चीज़ें हैं और पास में है तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे, ठीक है, दीज आर बुक्स, ठीक है। और दैट दूर के लिए यूज़ करते हैं, दोज भी दूर के लिए यूज़ करते हैं, और लेकिन दैट यूज़ करते हैं किसके लिए, एक के लिए, दैट इज़ कार, ठीक है। और दोज यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इनका प्रयोग जब नाउन से पहले होता है तो इन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के भी रूप में होता है। कैसे होता है, जैसे हमने बोला दिस कार इज़ माइन, ठीक है, हमने बोला कि दिस कार इज़ माइन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये नाउन है, नाउन के पहले तो प्रोनाउन का प्रयोग होगा नहीं, तो यहाँ पे नाउन के साथ किसका यूज़ हुआ है, तो ये वाला जो दिस है ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। दिस कार इज़ माइन, तो यहाँ पे नाउन के साथ यूज़ हुआ है इसका, इसलिए ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दिस का प्रयोग किसके, तो ऐसे ही दिस का, दैट का और दीज और दो सबका हो सकता है, ठीक है। तो इनका ये हो गया इसका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर हमने बोला कि दिस इज़, मैंने बोला कि दिस इज़ माई कार, ठीक है, दिस इज़ माई कार, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करेगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब आ गया, और सब्जेक्ट के रूप में कौन वर्क करता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये नाउन तो है नहीं, तो ये हो गया प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है। उसके बाद देखिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कह रहा है कि दिस का प्रयोग समीप की एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए होता है, जबकि दिस का प्रयोग समीप के एक से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है। ये पहले ही हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, जैसे कि देखिए इसमें समझाया भी गया है, इन्होंने समझाया भी है कि दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ कैट, ठीक है। यहाँ पे एक कैट है तो हम किसका यूज़ करेंगे, दिस का, दिस इज़ अ कैट। और यहाँ पे बहुत सारी कैट्स हैं तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम दीज का, दीज आर कैट्स, ठीक है। ये हो जाएगा प्लूरल और ये हो जाएगा सिंगुलर, ठीक है।
रूल नंबर 2 कह रहा है कि दैट का प्रयोग दूर के एक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि दोज का प्रयोग जो है दूर के अधिक वस्तुओं या फिर व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि दैट इज द बुक, यहाँ पे है दोज आर बुक्स। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला रूल कह रहा है सिंगुलर नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ का तथा प्लूरल नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए हम दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंगुलर नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए हम दैट ऑफ का और प्लूरल नाउन को रोकने के रेपिटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि समझ लेते हैं, द क्लाइमेट, यहाँ पे कह रहा है द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो पुणे का क्लाइमेट है वो मुंबई के क्लाइमेट से क्या है, बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 बार यूज़ करना पड़ेगा ना क्लाइमेट, तो यहाँ जैसे कि हमने बोला नॉर्मल सा बोलेंगे तो यहाँ पे 2 बार यूज़ करना पड़ेगा ना कि जो पुणे का क्लाइमेट है, पुणे की जो जलवायु है मुंबई की जलवायु से बेहतर है, तो 2 बार जलवायु हो गया। अब हमें क्या करना, हमें रेपिटेशन को रोकना है ना, क्योंकि प्रोनाउन का काम ही होता है रेपिटेशन को रोकने के लिए ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लाइमेट का यूज़ ना करके हम दैट का यूज़ कर देंगे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि पुणे की जलवायु मुंबई से बेहतर है। ठीक है, इसका मतलब भी तो यही हो जाएगा ना कि पुणे की जलवायु क्या है, मुंबई से बेहतर है। तो हमने दैट का यूज़ कर दिया, तो इससे क्या हुआ, रेपिटेशन भी रुक गया। ओके, तो ऐसे हमें इसका यूज़ करना है। अगला एग्जाम्पल ये भी कह रहा है द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। ठीक है, अब यहाँ पे दोज का मतलब भी क्या है, स्ट्रीट्स है। यहाँ पे इसका मतलब है कि द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की रोडें हैं, दिल्ली की जो सड़कें हैं, आर वाइडर देन, वो अधिक चौड़ी हैं मुंबई की सड़कों से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, स्ट्रीट्स हटा के इसकी जगह पे हमने दोज कर दिया, तो इसका मतलब भी वही निकलेगा, लेकिन इसका रेपिटेशन से हम क्या होंगे, बच जाएंगे। ठीक है, तो हमें रेपिटेशन नहीं करना, अगर हमने रिपीट कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि दिल्ली की सड़कें मुंबई की तुलना अधिक चौड़ी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब भी वही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि क्या करना है हमें, जहाँ भी सिंगुलर चीज़ रिपीट हो रही वहाँ पे हम दैट ऑफ का प्रयोग कर लेंगे, जहाँ प्लूरल चीज़ें रिपीट हो रही वहाँ पे हम दोज ऑफ का यूज़ कर देंगे। ठीक है, हमें रेपिटेशन नहीं करनी, हमें रिपीट नहीं करना है चीज़ों को। नेक्स्ट रूल नंबर 5 कह रहा है किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वन ऑफ का प्रयोग होता है, और जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वंस का प्रयोग होता है, लेकिन वंस का नहीं होता है। ठीक है, मतलब वंस का होता है प्रयोग। ठीक है, आपको याद रखना इस वंस का प्रयोग होता है, लेकिन अगर हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसका प्रयोग करेंगे तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ये आपको कभी नहीं करना है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, वन का प्रयोग हमने कर दिया। देखिए इसमें है कि दिस इज न्यू वर्जन, यह क्या है, नया वर्जन है। ठीक है, यह नया संस्करण है। बट दैट इज एन ओल्ड, लेकिन वह क्या है, वह पुराना है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि यह नया वर्जन है लेकिन वह पुराना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ओल्ड वर्जन की जगह हमने क्या कर दिया, ओल्ड वन। तो इसका मतलब भी वही हो गया जो वर्जन लगा करके होगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वन लगा दिया, तो इसका मतलब भी हो गया दिस इज न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अगर कहीं भी प्रोनाउन का, कहीं भी प्लूरल काउंटेबल नाउन को रेपिटेशन हो रहा हो तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, वंस लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, दीज आर न्यू बुक्स। ठीक है, यह नई किताबें हैं, बट दोज आर ओल्ड वन। ठीक है, ओल्ड बुक्स भी कर सकते थे लेकिन बार बार रिपीट हो जाता ना, इसलिए हमने क्या कर दिया, ओल्ड वंस कर दिया। तो क्या हो गया, यह नई किताबें हैं लेकिन वह पुरानी किताबें हैं। ठीक है, लेकिन वह पुरानी है, तो ऐसे भी हो जाएगा। ओके, अगला रूल कह रहा है कि यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। आप देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ये बहुत ही इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये और इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन होता है सेम होते हैं लगभग, उसमें एक ही जैसे चीज़ें होती हैं, एक जैसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसमें कन्फ्यूज़न भी बड़ा रहता है और इससे क्वेश्चन भी बड़े आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान देना है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वे प्रोनाउन जो जोड़ने का कार्य करते हैं उससे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि हु, विच, दैट,
व्हाट एंड व्हाई, ये इतने वर्ड्स होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन का वर्क करते हैं। अब देखिए हु, अब यहाँ पे अगर हु आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा जो, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे हु आएगा, इंटरोगेटिव में हु आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा कौन। और विच का आपको याद रखना है, विच का एक फॉर्मेट होता है कि इसका हम डायरेक्टली प्रयोग नहीं करते, इसका ऑफ और विच लगा करके ऐसे इसका होता है, स्ट्रक्चर होता है कि ऑफ और विच लगा कर यूज़ करते हैं, ठीक है। और विच में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि विच का प्रयोग हम नॉन लिविंग में करते हैं, नॉन लिविंग में करते हैं, एंड एनिमल्स के साथ भी हम विच का प्रयोग करते हैं, ओके। और दैट का मतलब जो हो जाता है, और वॉट और वाई, इसका हम आगे चल के देखेंगे। चलिए देखते हैं, पहला एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है कि आई मेट वीना, मैं वीना से मिला, हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, ठीक है। वह मैं वीना से मिला जो कि अपने स्कूल से वापस आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या निकल गया, इसका अर्थ निकल गया जो। तो हु का यूज़ किस में, अगर रिलेटिव प्रोनाउन में हम देखें तो इसका अर्थ जो के रूप में होगा, ठीक है। चलिए पहले पढ़ते हैं पहला रूल। तो पहला रूल कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट का प्रयोग सब ऑर्डिनेट क्लाउज में सब्जेक्ट के रूप में होता है। देखो हु, विच और दैट का प्रयोग क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे कि हमने बोला द बॉय हु केम हियर इज़ अ प्लेयर, वह लड़का जो आ रहा है, वह लड़का जो आया है वह क्या है, एक प्लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बॉय के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हु का यूज़ किसके लिए किया गया है, बॉय के लिए। तो जहाँ तो इसका रूल कह रहा है कि हु का, विच का और दैट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला रूल कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन में हुम, विच और दैट का यूज़ सब ऑर्डिनेट क्लाउज में वर्ब के रूप में होता है, ठीक है। इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, वर्ब के रूप में करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, जैसे कि आई हैव अ सन, ठीक है, हुम आई लव वेरी मच, ठीक है। मेरा बेटा है, मेरा एक बेटा है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो इसमें ये क्या हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये हुम किसके लिए आया है, ये सन के लिए आया है, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया एंड ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। हुम किसके लिए प्रयोग हुआ है, सन के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हुम, विच एंड दैट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ओके। आपको याद रखना है कि क्या, कि हु, विच और दैट का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, सब्जेक्ट के लिए करते हैं, लेकिन हुम, विच और दैट का प्रयोग हम लोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, ओके। अगला कह रहा है, रूल नंबर 3 कह रहा है कि अगर, इसको ऊपर कर लेते हैं, हाँ। रूल नंबर 3 कह रहा है कि अगर एंड से जुड़कर दो एनेक्डेट्स का प्रयोग हो जिसमें एक मनुष्य और दूसरा क्या हो, दूसरा कोई वस्तु हो या फिर दूसरा कोई जानवर हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर कहीं भी एंड से जुड़ करके कोई जो है एनेक्डेट्स आता है और जिसमें क्या होगा, जिसमें पहला जो होगा एक मनुष्य होगा, दूसरा कोई जानवर हो या कोई वस्तु हो, तो इसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इसके बाद हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि द मैन एंड हिज डॉग, ये तो यहाँ पे क्या है कि मैन है, यहाँ पे एक आदमी आया है तो इसके साथ में कुत्ता आया है, ठीक है, एक एनिमल आया है, एक डॉग आया है, तो यहाँ पे डॉग के साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर देखिए आप लोग कि मैन और डॉग आया तो इसके साथ में हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे करना है, ठीक है। और आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप, वह यहाँ पे बताया जाए कि वह आदमी अपने कुत्ते के साथ, जिसे मैंने, आई सॉ यस्टरडे, जिसे मैंने कल देखा था, हैव बीन किडनैप्ड, उसका क्या हो गया, अपहरण हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसे यूज़ होगा कि जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे कोई व्यक्ति है, उसके साथ में कोई एनिमल है या फिर कोई वस्तु है, तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे, ओके। अगला कह रहा है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री है आपके, जो आपका एग्जाम्पल है, जो आपका स्ट्रक्चर है, उसमें अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके बाद भी हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहा है कि मिस्टर मिश्रा हैज़ द मोस्ट लेबोरियस मैन, ठीक है। लेबोरियस मतलब होता है परिश्रमी व्यक्ति, लेबोरियस मैन दैट हैव एवर सीन, ठीक है। मिस्टर मिश्रा बहुत ही क्या है, सबसे अधिक, मोस्ट मतलब क्या होता है, सबसे अधिक, तो मिस्टर मिश्रा क्या है, सबसे अधिक परिश्रमी
में व्यक्ति हैं जिन्हें, यहाँ पे दैट का मतलब क्या हो जाएगा, जिसे, ठीक है, जिन्हें या जो, जिन्हें मैंने कभी देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर या आपको याद रखना कि जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री है तो वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दैट का यूज होगा, ये आपको याद रखना है। ओके, आगे रूल नंबर 5 कह रहा है कि ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो तो इसके बाद हु या दैट का प्रयोग होगा, ना कि हुम और विच का, क्योंकि हुम और विच ये किसके लिए होता है, जो विच होता है वो नॉन लिविंग के लिए होता है, ठीक है, और हुम भी। तो कह रहा है रूल नंबर 5 कह रहा है कि हमें क्या करना है, अगर कहीं भी ऑल का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए होता है तो उसके साथ में हुम, हु और दैट का यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑल, यहाँ पे आया ऑल, तो यहाँ पे आया हु और दैट, तो यहाँ पे आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, तो इसमें कह रहा है कि, तो यहाँ पे ऑल आ गया, तो ऑल के साथ में क्या है, ये काम के लिए कह रहा है ना, तो काम कौन करेगा, कोई नॉन लिविंग तो करेगा नहीं ना, कोई लिविंग ही करेगा, कोई व्यक्ति ही करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि या तो आप हु का यूज़ करिए या तो आप दैट का यूज़ करिए, ठीक है। ओके, आप लोग देख लीजिए इसे, फिर हम चलते हैं अपने आगे सेंटेंस की तरफ। ओके, हाँ, तो हम लोग इसको पढ़ रहे थे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि अगर जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जो भी व्यक्ति इस काम में इंटरेस्टेड है वो इसको शुरू कर सकते हैं। तो अगर व्यक्तियों की बात की जा रही है ना, तो उसके साथ में हम हु और दैट का यूज़ करेंगे, और अगर आपके ऑप्शन में हुम या विच है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। अगला कह रहा है कि एग्जाम्पल 6 कह रहा है कि ऑल का प्रयोग वस्तु के लिए हो और उसके बाद में दैट का प्रयोग हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो किसका हम प्रयोग करेंगे, हु का करेंगे, हुम का करेंगे, और विच का, हु, हुम और विच का नहीं करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि ऑल का प्रयोग, अगर ऑल है कहीं भी, ठीक है, उसके बाद कोई वस्तु है तो दैट का प्रयोग होता है, और हु, हुम और विच का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑल आया, तो ऑल के बाद क्या आएगा, ग्लिटर्स आ गया, तो ग्लिटर्स मतलब चमकना, ठीक है, कोई चमकने वाली वस्तु होती, वस्तु की बात की जा रही। तो यहाँ पे ऑल के बाद क्या आया, कोई वस्तु की बात हुई, तो ऑल के बाद हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। आपको याद रखना है कि ऑल के बाद अगर कोई वस्तु है तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे, हु, हुम और विच का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल और अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके बाद भी दैट का प्रयोग होगा। जैसे कि हमने बोला ऑल द मनी, तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ऑल द मनी, यहाँ पे मनी की बात हुई ना, ऑल के बाद मनी आया तो इसके जस्ट बाद क्या आएगा, दैट आएगा, कि मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ में हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। टू गिव हर हैज़ बीन स्पेंट, ठीक है, मैंने जो है, मेरे पास जो भी मनी थी, जो भी धन था, वो क्या हो गया, वो सारा खर्च हो गया, ठीक है। मैंने जो उसे पैसा दिया वो सारा क्या हो गया, खर्च हो गया, ठीक है। आई गेव हर, ठीक है, मैंने उसे जो पैसा दिया वो सारा खर्च हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल के बाद अगर मनी आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन आया तो यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। मनी नहीं, कुछ भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो हम क्या करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कह रहा है कि अगर कहीं भी एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरी वन या फिर नन, नो, नोबडी, मस्ट, लिटिल, एंड, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के बाद दैट का प्रयोग होता है। इन सारे वर्ड्स को आपको याद रखना है कि इनके बाद हमें किसका प्रयोग करना है, दैट का यूज़ करना है। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि माई फादर हैज़ गिवन मी, मेरे पापा ने मुझे एवरीथिंग, ठीक है, माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, मेरे पिता ने मुझे वह हर चीज़ दी, दैट आई नीडेड, ठीक है, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग, एवरीथिंग, उसके बाद क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट। आपको याद रखना है कि एवरीथिंग आया कि आपने क्या लगाया, दैट लगाया, ठीक है। तो आपको ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं। नेक्स्ट कह रहा है दिस इज़
दिस इज द ओनली पेन, ठीक है, यहाँ पे आ गया द ओनली, और इसमें क्या कह रहा है कि द ओनली अगर आएगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का करेंगे। तो द ओनली के बाद हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। द ओनली पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, मेरे पास एकमात्र पेन है जिसे मैंने कल खरीदा था। ओके, अगला कह रहा है कि माई वाइफ हैज़ स्पेंड द लिटिल मनी, मेरी पत्नी ने वह थोड़ा सा धन भी खर्च कर दिया, दैट आई गेव हर, जो मैंने उसे दिया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बात हो रही है द लिटिल की। द लिटिल यहाँ पे भी है ना, लिटिल के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो कौन सा आएगा, दैट आएगा। ओके, रूल नंबर 8 कह रहा है कि वर्ब के स्पष्ट रहने पर, ठीक, अगर वर्ब स्पष्ट है द सेम प्लस नाउन के बाद दैट का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस में कहीं भी आपको द सेम दिखता है तो उसके बाद अगर कोई नाउन है तो हम क्या करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिस इज द सेम मैन दैट डिसाइडेड मी, ठीक है, वह व्यक्ति जिसने मेरे लिए निर्णय लिया, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द सेम मैन, तो सेम मैन है, उसके बाद आपका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, द सेम होना चाहिए, उसके बाद नाउन होना चाहिए। तो मैन क्या है, मैन एक नाउन हो गया, और नाउन के बाद आपको जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करना है। ओके, ये सारे स्ट्रक्चर याद करिए, पढ़िए इसको अच्छे से, और उसके बाद में जब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे ना तो सारे बहुत काम आने वाले हैं। इसकी ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी हम लोग करने वाले हैं। ओके, चलिए अब करते हैं। अब लास्ट ये प्रोनाउन है, लास्ट प्रोनाउन है ये द यूज़ ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, ये सब क्या है, ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हु का मतलब क्या होता है, कौन, ठीक है, हु, और हुम का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, आपको कुछ चीज़ याद भी रखनी है कि हुम का यूज़ हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। ओके, एंड उसके बाद है विच, तो विच का मतलब होता है कि कौन सा के सेंस में आता है, कि कौन सा, या कौन सा पेन, या किसका पेन है, ठीक है, इन विच क्लास यू रीड, तुम कौन सी क्लास में हो, इस टाइप से, ठीक है। और यही इतनी है, तो चलिए देखते हैं एक का रूल देखते हैं। पहले कह रहा है, रूल नंबर 1 कह रहा है कि ABC को ध्यान से देखें, ठीक है। ए में कह रहा है कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है, कि हु इज़ प्लेइंग, कौन खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है, तो कोई कौन की जगह कोई नाम आएगा ना, जैसे हमने बोला राम इज़ प्लेइंग, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो हु का यूज़ हम लोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं, तो राम इज़ द सब्जेक्ट। ओके, आगे कह रहा है, बी कह रहा है कि हुम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए कहते हैं। हु हैज़ ही इन्वाइटेड, वह कौन है जिसने तुम्हें इन्वाइट किया, ठीक है। तो ये इन्वाइटेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हुम का प्रयोग हम किसका पता लगाने के लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे। कि हमने बोला कि जैसे उसने मुझे इन्वाइट किया, किसी का नाम हमने बताया, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि हुज का प्रयोग हम मालिक का पता लगाने के लिए करते हैं, जैसे कि हुज बुक इज़ दिस, हमने बोला हुज बुक इज़ दिस, यह किताब किसकी है, तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिलेगा, कि जिसकी किताब होगी ना, किताब का जो मालिक होगा हमें उसका पता चलेगा ना कि किसकी बुक है। तो हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, हुम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, एंड हुज का प्रयोग हम मालिक का पता लगाने के लिए करते हैं। ओके, एंड आपको एक चीज़ और याद रखनी कि जो हुज होता है ना, हुज, ये हुज हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए आता है, हमेशा सजीव के लिए आता है, ठीक है। क्योंकि जो भी किसी चीज़ का मालिक होगा ना वो निर्जीव तो होगा नहीं। हमने बोला कि अगर आपको ये याद रखना है कि हुज बुक के लिए नहीं है, अगर आप कह दो कि हुज तो बुक के लिए आया, और बुक क्या है, बुक तो नॉन लिविंग है, तो ऐसा नहीं है, बुक के लिए नहीं आया, हुज आया है कि जो अननोन है, जिसका हमें पता लगाना है बुक का मालिक कौन है, तो वो क्या होगा, एक लिविंग पर्सन ही होगा, ठीक है। आगे रूल नंबर 2 कह रहा है, आगे देखिए, इसमें आगे रूल नंबर 2 में कह रहा है कि प्रीपोजिशन प्लस हुम का प्रयोग होता है, लेकिन प्रीपोजिशन प्लस हु का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन के साथ हम हु का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ हम किसका, हुम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है बाय हुम, अब यहाँ पे बाय आ गया ना, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, अगर आपके ऑप्शन में आएगा ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हु या हुम, तो कैसे किसका यूज़ हम करेंगे, हम इस पर टिक करेंगे कि हाँ ये वाला सही है, ठीक है। यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा बी, तो ये वाला हो जाएगा सही, कि बाय
whom was the रामायण रिटन, ठीक है, रामायण किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के साथ हम whom का प्रयोग करेंगे एंड who का प्रयोग हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में करना है। अगर वाक्य के अंत में कभी भी प्रीपोजिशन आता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम हु का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में होता है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर कहीं भी लास्ट में प्रीपोजिशन है तो उसके स्टार्टिंग में हम हु का प्रयोग ही करेंगे, ठीक है। हु वॉज द रामायण रिटन बाई, ठीक है, रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, मतलब वही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर अंतर देखिए, हु आर यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु आर यू, मतलब यहाँ पे हु आर यू मतलब वह कौन है, ठीक है, मतलब तुम कौन हो। उसके बाद हो जाएगा आई डोंट नो हु आर यू, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। यहाँ पे है आई डोंट नो हु आर यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, हु है, ठीक है, और उसके साथ साथ में हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे तुरंत वर्ब दे दी गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें हु चाहिए, उसके साथ साथ में क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। आई डोंट नो हु आर यू, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर सही है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है प्रीपोजिशन लास्ट में है तो हु स्टार्टिंग में होगा ही होगा, ओके। आगे रूल नंबर 3 कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक में से किसी एक का चुनाव करना होता है, जब भी रिलेटिव वो उसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन में किसी का चुनाव करना होता है, 2 में से किसी को चूज करना होता है, तो वहाँ पे हम विच का प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि हु इज़ योर ब्रदर इज़ द क्राउड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 भाइयों में से चुनने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं कर करके विच का प्रयोग करेंगे, विच इज़ योर ब्रदर इज़ द क्राउड, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि हु इज़ द सर्वेंट डू यू वॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 चीज़ों को चुनने की बात हो रही, हु ऑफ द सर्वेंट्स, ठीक है, सर्वेंट्स है ना, तो 2 या 2 से अधिक की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम हु की जगह पे विच का यूज़ करेंगे, विच ऑफ द सर्वेंट डू यू वांट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन में अगर WH फैमिली के बाद टेंस का इंटरोगेटिव फॉर्म लगाएं, ठीक है, यानी सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करें, लेकिन अगर WH फैमिली 2 वाक्यों को जोड़ रहा हो यानी रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद टेंस का असर्टिव फॉर्म का प्रयोग करें, ठीक है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि वाक्य 1 में देखें, चलिए यहाँ पे बता रहा है कि जैसे कि यहाँ पे हु आर यू, ये तो सही हो गया, लेकिन ये आई डोंट नो हु आर यू, यहाँ पे भी तो वही है ना, हु आर यू, तो ये गलत क्यों हो गया, ये बता रहा है। ये कह रहा है कि अगर कहीं भी क्या है कि WH फैमिली के बाद टेंस का इंटरोगेटिव फॉर्म दिया है तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। अगर कहीं भी ये क्वेश्चन में इंटरोगेटिव फॉर्म दिया है, ये इंटरोगेटिव ही है, तो हमें क्या करना है, हमें इसके साथ में क्या करना है, WH फैमिली के बाद हमें किसका प्रयोग करना है, इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का करना है, ठीक है। तो ये तो सही हो गया। लेकिन अगर कह रहा है कि अगर कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन दिया है तो यहाँ पे हु किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, कि अगर हु जो WH फैमिली अगर हमारा वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है तो हमें हु के बाद हमें जो हमारी WH फैमिली उसके बाद हमें वर्ब नहीं लगाना है, तो हमें इसे इंटरोगेटिव नहीं बनाना है, इसे हमें असर्टिव सेंटेंस की तरह बनाना है। और असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हु को आप छोड़ दीजिए, तो ये देखिए ये हमारा असर्टिव हो गया ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो हमें ये क्या करना है, अगर हु रिलेटिव की तरह काम कर रहा है तो आगे वाला स्ट्रक्चर हमें असर्टिव की तरह बनाना है, ठीक है। यही समझा रहा है ये वाली लाइन्स। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 4 कि हुज का प्रयोग क्या होता है कि निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं होता है, ठीक है। हुज का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं होता, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हुज बुक इज़ दिस, यह किताब किसकी है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये सही है। लेकिन अगर आप सोचिए कि हुज का प्रयोग बुक के लिए हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं। हुज का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, कि जहाँ पे भी हमें इसके मालिक का पता करना होता है, ठीक है। तो हमें पता कर हम लोग क्या कह रहा सेंटेंस कि हुज बुक इज़ दिस, यह किताब क्या है, कि यह किताब किसकी है। तो यहाँ पे हम इसके जो है ऑनर की बात कर रहे हैं, और जो इसका मालिक होगा वो क्या होगा,
कोई जो है लिविंग पर्सन ही होगा ना, तो इसका हुज का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। जैसे कि दिस इज द फ्लाई ओवर हुज इनॉग्रेशन वॉज डन बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने हुज का यूज़ किया, ठीक है, लेकिन इसमें बात किसकी की जा रही, इसमें किसकी बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही इनॉग्रेशन की। ठीक है, फ्लाई ओवर की इनॉग्रेशन की बात की जा रही है। तो इसके लिए ये क्या है, ये नॉन लिविंग है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, हुज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया, इसके लिए हमने ऑफ विच का प्रयोग कर दिया। ठीक है, विच का प्रयोग कर दिया। अब विच का प्रयोग डायरेक्टली भी नहीं करते हैं, ये हमने समझा था ना कि ऑफ के साथ विच का प्रयोग होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो है, आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे प्रोनाउन रिलेशन पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ में कुछ और प्रोनाउन बचे हैं, जैसे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन बचा हुआ है, और इसके साथ साथ में एक और प्रोनाउन बचा है, इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।